दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। मजबूरी में बंधा एक रिश्ता, बड़े खानदान का रिश्ता। 24 फरवरी संडे का दिन सुबह के 9 बज रहे थे। इंदौर शहर के जागृति नगर की गली नंबर 14, क्योंकि आज संडे था, उस घर के बाहर स्लेटी रंग का स्कूटर खड़ा था, जो अक्सर इस समय वहां दिखाई नहीं देता था, क्योंकि आम दिनों में तो केवेंद्र जी इस पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते हैं। लेकिन वर्मा जी ठहरे सरकारी मुलाजिम, तो आज दफ्तर की छुट्टी होने की वजह से घर के आंगन में चेयर लगाकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़े आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठी उनकी श्रीमती सारिका जी हाथों में थाली लिए कुछ काम कर रही थी। अपनी आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहती हैं, अजी सुनते हो, अब हमारी अन्या भी बड़ी हो गई है और इस साल तो उसका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा। मैं सोच रही थी क्यों न हम भी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दे। और सुजाता जी ने भी दिव्य का बेटा का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। इससे पहले कि वर्मा जी उनकी बात का कोई जवाब देते, रसोई घर की तरफ से कोई कहता, देखो ना पापा, माँ तो बस हर समय मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती है। आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले कि वर्मा जी उसकी इस बात का कोई जवाब देते, दरवाजे की तरफ से कोई कहता, अन्या बेटा, तुम्हारी माँ सही तो कह रही है। और वर्मा जी, आप भी जरा अब अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बारे में सोचिए। हमें देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ शहर के ही नहीं बल्कि देश के सबसे रईस खानदान में करने जा रहे हैं, और ऐसी शादी होगी कि पूरा इंदौर शहर याद रखेगा। ये और कोई नहीं, सारिका जी के जीजा जी, मतलब उनकी बड़ी बहन के पति शैलेश राठी हैं। उन्हें आते देख सारिका जी अपनी साड़ी ठीक करते करते हुए उठी और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे जीजा जी, आप यहाँ आइए आइए बैठिए। और फिर अन्या की तरफ देख कर कहती है, जाओ अन्या, मौसा जी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। तभी राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ आप लोगों को ये मिठाई देकर याद दिलाने आए थे कि कल आप सभी लोगों को हमारी बेटी दिव्यंका की शादी में शामिल होने के लिए शहर के 7 स्टार होटल में आना है। और बस यहाँ आते ही आप लोगों को ये बातें करते हुए सुना तो बस हमने सलाह दे दी, और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। ये कहकर वो तो वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अन्या अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, माफ कीजिएगा मौसा जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पापा पर पूरा भरोसा है। वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी हम किसी रईस लड़के से नहीं बल्कि एक आदर्शवादी लड़के से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राठी जी ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस सलाह दे रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए राठी जी वहां से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए। और उनके जाने के बाद अन्या ने अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा, आप चिंता मत कीजिए, देखना मेरे लिए कोई रईस नहीं बल्कि समझदार लड़का मिलेगा। यह कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन इंदौर शहर के 7 स्टार इंदौर मेरियट होटल में जोरों शोरों से शादी की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ खूबसूरत और महंगे महकते हुए फूलों से सजावट के साथ साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमग था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों के ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हो भी क्यों न, भाई मुंबई शहर के आरआर ग्रुप के मालिक दिग्विजय राय चौहान के बड़े पोते रुद्र राय चौहान की शादी जो थी, वही चौहान परिवार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस से रईस और राशि खानदान उतावले बैठे थे, आज उनका रिश्ता इंदौर के छोटे से बिजनेसमैन
शैलेश राठी के परिवार से जुड़ने जा रहा था। राठी परिवार की तो मानो किस्मत ही खुलने वाली थी। एक तरफ जहां चौहान परिवार बारात को निकालने की तैयारी में जुटा हुआ था, वही होटल के दूसरे हिस्से में जहां राठी परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था, वहां बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। अन्या भी इधर उधर भागते हुए शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल से हल्के गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट मेकअप में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही दूसरी तरफ दिग्विजय जी, जिन्होंने सफेद रंग की शेरवानी जिस पर सोने के बटन लगे थे और हाथ में छड़ी जिसके हैंडल पर हीरे जड़े थे, सोफे पर बैठे सारा नजारा देख रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें उनके रोबीले ठाकुर होने का बयां कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा खड़ा हो। तभी उन्हें एक तरफ झुंड में हंसी ठिठोली करते 21-22 साल के लड़के की ओर देखकर कहा, रेहान बेटा। रेहान रुद्र का छोटा भाई और घर में सबका लाडला, वो अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, जी दादाजी। दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ जरा जाकर देखो तुम्हारे भाई रुद्र तैयार हुए हैं या नहीं, बारात के निकलने का समय होने वाला है। ये सुनते ही रेहान मुस्कुराता और कहता है, जी दादाजी, मैं अभी देख कर आया। ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये दादाजी ने भी क्या काम दे कह दिया मुझे। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए हैं या नहीं पता नहीं, कहीं लैपटॉप लेकर तो नहीं बैठे। चल भाई रेहान, लग जा काम पर। ये कहते हुए वो ऊपरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ किसी की रूबदार आवाज आती है, मैंने कहा था ना मुझे फाइल अभी की अभी मेरे कमरे में चाहिए। ये जोरदार आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें ऊपर की तरफ घूम गई, लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते, रुद्र बेटा। दिग्विजय जी की आवाज सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नजरें उस पर टिकी थी। आज सुनहले रंग के दूल्हे के पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का साफा, गले में हीरो का हार पहने रुद्र किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगे। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख रेहान लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहता है, आह चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता न रखने वाले हमारे रुद्र भाई इस शादी के लिए मान कैसे गए। रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने पोते की नजर उतारी और फिर थोड़ी सी ही देर में पूरे गाजे बाजे के साथ रुद्र की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। बारात के आने पर बाराती चौखट पर नाचने लगे। तभी घबराई हुई अन्या एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े हुए सीढ़ियों से भागते हुए आई और सुजाता जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को से बड़े हैरानी से कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है अनन्या। अन्या ने हाँफते हुए कहती है, मौसी जी मैं ठीक कह रही हूँ, चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। उनकी ये बातें सुनकर सुजाता जी उनके साथ दिव्यंका के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देख दिव्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे सुजाता जी दिव्यंका के कमरे में पहुंची, वो कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती, ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ जा सकती है दिव्यंका, देखो यहीं कहीं होगी। तभी उनके साथ आई अन्या कहती, नहीं मौसी जी हम सच कह रहे हैं, आपके कहने पर जब मैं यहाँ दिव्यंका दीदी को देखने आई तो वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वह अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े सुजाता और अन्या की बातें सुनकर कहती, अरे ऐसे कैसे दिव्यंका कहीं जाएगी, मैं देखती हूँ।
ये कहते हुए कमरे के बाथरूम में देखने लगी, और जब उससे भी वहां दिव्यंका नहीं मिली तो वो कमरे के दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर रखे दुल्हन के जोड़े के ऊपर रखे एक कागज पर पड़ी, जिसे वो झट से उठाती और जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। आपकी आपकी दिव्यंका। ये सोच सुनकर बहुत सारे लोग दिव्यंका के कमरे में आ चुके थे, लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम दिव्या था, जो दिव्यंका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी, उसने अन्या की तरह अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ, मुझे तो लगता है दिव्यंका को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहती, वह उनके पास खड़ी सारिका जी उनकी तरफ देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो दिव्या बेटी? हमारी अन्या भला ऐसा क्यों करेगी? दिव्या को ऐसे घूरते हुए देख अन्या दौड़कर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता, कोई और अपनी रोबदार आवाज में कहता, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या, हम जानते थे कि आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है कि इसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है, वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती है, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वाले को? सोचिए जी, कहीं बारात वापस न लौट गई तो। तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी। क्या वजह थी? इतनी बड़े खानदान का पोता रुद्रराय, जिसे दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती थी, वो एक मामूली खानदान की लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया। आखिर चौहान साहब ने किसे चुना अपने पोते के लिए? क्या आज बदल जाएगी अन्या की जिंदगी? जानने के लिए अगली कड़ी में सुनिए कहानी का दूसरा